हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास के 5th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो मानवीय क्रिया के हस्तक्षेप के बिना अपने आप उग जाते हैं और उन पेड़ पौधों पर लंबे समय तक मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और इन प्राकृतिक वनस्पतियों में जो जीव जंतु रहते हैं वो वन्य प्राणी कहलाते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जो भारत देश है वो 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। जो भारत देश है यहाँ पे 47,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिस कारण भारत का जो विश्व में है वो स्थान है 10वां स्थान और एशिया में बात करें तो 4था स्थान है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। जो भारत में फूलों के पौधे हैं उनकी प्रजातियां जो है वो 15,000 प्रकार की है। तो इस प्रकार जो 15,000 प्रकार की जातियां पाई जाती है, इसका हम प्रतिशत निकालें तो ये पूरे विश्व में 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि बरन, शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। जो भारत में जीवों की जो प्रजातियाँ हैं वो है 90,000 प्रजातियाँ। इन 90,000 प्रजातियों में हम भी शामिल हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। जो हम खेतों में फसलें उगाते हैं, इन फसलों को प्राकृतिक वनस्पति में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन फसलों को उगाने के लिए मानव की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी मानव द्वारा इनको पैदा किया जाता है, इनका विकास किया जाता है, जिस कारण इनको प्राकृतिक वनस्पतियों में शामिल नहीं किया जाता है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। जो ये विविधता पाई जाती है, जो पौधों में विविधता पाई जाती है, जीवों में विविधता पाई जाती है, ये विविधता क्यों उत्पन्न होती है, इसके कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट कारक है वो है धरातलीय कारक, और इस धरातलीय कारक में भी अलग अलग कारक देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट कारक है वो है भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो वनस्पति है वो भूमि की बनावट पर भी निर्भर करती है, वहाँ की संरचना पर भी निर्भर करती है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? यानी कि जैसे जैसे क्षेत्र में, भूमि में, मिट्टी में बदलाव आएगा तो वहाँ की वनस्पति में भी अपने को बदलाव देखने को मिलेगा। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। जो इसका दूसरा कारक है वो है मृदा।
विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो दूसरा कारक है वो है जलवायु, और जलवायु में भी हमें अलग अलग कारक देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। जो वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है उसमें तापमान का भी अहम रोल है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। जैसे भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है, तो ये वाला उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। तो इस हिमालय पर्वत श्रृंखला पर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में लगातार गिरावट आती रहती है। और जो ये तापमान में गिरावट आती रहती है, इस गिरावट के कारण जो वनस्पति है वो भी प्रभावित होती है। यानी यहाँ पे अपने को अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, और उसे उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है वो पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जो ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप में इस तरफ से मानसून भारत में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद अक्टूबर के आसपास मानसून वापस लौटने लगता है। तो इस मानसून के द्वारा भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पे सघन वृक्ष देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है। वन जो है वो नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो वातावरण की गुणवत्ता है उसको बनाए रखने में पेड़ पौधों का अहम रोल है। ये स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। यानी जलवायु को स्थायी बनाए रखते हैं, मृदा के अपरदन को रोकते हैं और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं, यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है। जो वनस्पति है वो बहुत सारे उद्योगों का आधार है। वनस्पति पर अनेक उद्योग निर्भर करते हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं। जो तापमान में वृद्धि होती है उसको भी पेड़ पौधे जो है वो नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। जिन क्षेत्रों में पेड़ अधिक होंगे वहाँ पे वर्षा की मात्रा भी अपने को अधिक देखने को मिलती है। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजना। और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र में कमी हो रही है। जो भारत का वन क्षेत्र है वो वर्तमान में प्रभावित हो रहा है। प्रभावित होने का कारण है कि जैसे
जनसंख्या वृद्धि हो रही है जिस कारण शहरीकरण बढ़ रहा है, कृषि के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता हो रही है और पशुचारण के लिए भी भूमि की आवश्यकता है, जिस कारण पेड़ पौधों की संख्या लगातार प्रभावित हो रही है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। जो वनों का क्षेत्रफल था वो था 68 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल भी निम्न कोटि की हो गई है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। जो वनस्पतियों के प्रकार है उनको देखते हैं। भारत में वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको हम यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं। ये रही। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, फोर्थ है पर्वतीय वन, फिफ्थ है मैंग्रोव वन। अब इन सब को एक एक करके समझते हैं। जो फर्स्ट है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दोनों एक ही बात है। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। जैसे ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीप समूहों पर जो वनस्पति पाई जाती है दोनों द्वीपों पर, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसके अलावा यहाँ पे जो तमिलनाडु राज्य है, जो ये वाला तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे भी सदाबहार वनों का विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ पे असम राज्य है, इस असम राज्य में भी सदाबहार वनों का विस्तार देखने को मिलता है। फिर आगे है, ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। जो ये जितने भी क्षेत्र है ये वाले, यहाँ इन सब क्षेत्रों पे जो वर्षा की मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है, जिस कारण यहाँ पे सदाबहार वनों का विस्तार देखने को मिलता है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 60 मीटर से भी क्या होती है, अधिक होती है। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ पे देखो अपन देख सकते हैं, जो ये रहा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए ये जो ये वाला सिंबल है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। जो भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए वन है वो है पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जो इनकी वर्षा की मात्रा है वो है 70 सेंटीमीटर से
200 सेंटीमीटर। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 8 सप्ताह के लिए। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। जो पर्णपाती वन है उनको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन और सेकंड है शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जो आर्द्र पर्णपाती वन है, इन वनों के लिए जो वर्षा की मात्रा है वो होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख जाति है। जो सागौन है वो आर्द्र पर्णपाती वनों की प्रमुख जाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रेवर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। फिर जो दूसरा है वो है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो आर्द्र पर्णपाती वन थे उनके लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन है उनके लिए 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं।